नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। हमारे ये वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने वाले पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और साथ ही साथ उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। ऐसे एक विषय पर आज फिर उनसे करेंगे बातचीत, जानेंगे उनकी टिप्पणी। आज दरअसल हम चर्चा करेंगे उनके साथ कि गुजरात पर अचानक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की नजर क्यों फिर गई है। आपको याद होगा कि जब नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने लोकसभा में अपना भाषण दिया था तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को यह खुली चुनौती दी थी कि इस बार हम आपको अयोध्या की तरीके से गुजरात में भी हराएंगे। गुजरात वो जगह है जहां बहुत लंबे समय से, तकरीबन 25 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक चुनाव जीतती रही है, और कांग्रेस पार्टी तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसी भी तरीके से बीजेपी को परास्त करने में या हराने के करीब भी नहीं पहुंच पाई है। सिर्फ 2017 का चुनाव वो था जब लग रहा था कि वहां शायद कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, लेकिन वो भी संभव नहीं हो पाया। 2022 में तो कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी स्थिति हुई, भारतीय जनता पार्टी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की ये चुनौती क्या कहती है। उसके बाद राहुल गांधी गुजरात भी गए, वहां अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की, और जिस तरीके से अब वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी की इस कोशिश को एक गंभीर प्रयास के तौर पर देखा जाना चाहिए? क्या ये माना जाना चाहिए कि 2027 में जब वहां विधानसभा के चुनाव होंगे तब वाकई कांग्रेस उनको हराने की स्थिति में होगी, या फिर इसे ये कहें कि ये शेख चिल्ली जैसा कोई जुमला है? जानेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जो आपका अपना ही कार्यक्रम है। देखिए, जो पूरा का पूरा मामला है गुजरात का, उसमें एक कुछ छुपा हुआ है जी। और वो छुपा हुआ ये है कि राहुल गांधी गुजरात क्यों गए। मतलब इस समय जाने की क्या जरूरत थी? कोई स्ट्रॉन्ग रीजन था क्या वहां जाने का, या कोई ट्रिगर था क्या? क्योंकि अचानक वो चले गए और लोकसभा चुनाव भी गुजर चुके हैं, वहाँ विधानसभा के चुनाव भी अभी 5 साल हैं, विधानसभा के 3-4 साल हैं विधानसभा के चुनाव को, मतलब 28 में है वहाँ तो विधानसभा के चुनाव, और लोकसभा के पहले होंगे। और राहुल गांधी लोकसभा के चुनाव के दौरान भी कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने वहाँ गुजरात गए हों, गुजरात के दौरे किए हों, सभाएं, वो गए वहाँ टोकन एक जी। साउथ गुजरात में कुछ गए, एक दो जगह गए, पर कोई जिस तरह की कैंपेन उन्होंने दूसरी जगह की देश के दूसरे हिस्सों में, क्योंकि गुजरात को एक उनकी होप लिस्ट में नहीं था, कांग्रेस की होप लिस्ट में। प्रियंका भी गई वहाँ, 1-2 सभाएं ली, तो इस सब के बावजूद वहाँ पार्टी को एक सीट लोकसभा की मिल गई, जो कि बनासकांठा की सीट थी। और इसको मैं एक मेजर ब्रेक थ्रू मानता हूँ, क्योंकि वहाँ पिछले 2 चुनाव से पूरी की पूरी सारी सीटें 26 की 26 भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। और उस दौरान जब चुनाव चल रहे थे, कम से कम 8-10 सीटें ऐसी थी जिनके बारे में ये कहा जाता था कि कांग्रेस की यहाँ एज है, जिसमें कि अमरेली की सीट भी थी, पोरबंदर की सीट भी थी, राजकोट की सीट भी थी, बनासकांठा तो थी ही, तो ऐसी कई सीटें थी। पर उसमें हुआ ये कि बनासकांठा की सीट एक महिला ने जीत ली। अब राहुल गांधी की विजिट को आप लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में भी देखें, और लोकसभा राज्य जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 2023 के, उसके परिप्रेक्ष्य में भी देखें, तो बीजेपी को 156 सीटें मिली उसमें उस समय। और मतलब 2023 के चुनाव के पहले जो 2018 का चुनाव था उसके मुकाबले 57 सीटें ज्यादा मिली, और कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली, जो कि मतलब 2018 के चुनाव के मुकाबले में 60 सीटें मिली थी और वो 17 मिली, मतलब 60 सीटें कम हो गई।
77 सीटें, आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिल गई। और वोट शेयर भी देखें तो बीजेपी का वोट शेयर 2023 के विधानसभा चुनाव में 52% के करीब था, कांग्रेस का 27% और आम आदमी पार्टी का 13% के करीब था। और अगर आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का मिला लें तो करीबन 30-31% वोट शेयर था। अब मुद्दा ये है कि ट्रिगर क्या था, मतलब ट्रिगर का मतलब है कि कोई प्रोवोकेशन क्या था कि राहुल गांधी अचानक से, मतलब उनका मणिपुर जाना तो समझ में आता है जी। राहुल गांधी का, हाथरस जाना भी समझ में आता है, वो अब महाराष्ट्र जाएंगे तो वो भी समझ में आता है, पर गुजरात जाना क्या समझ में, क्यों, मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है? और मैं मानता हूं कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्यों है? और दो तीन कारण है जिसको समझने की जरूरत है। पहला कारण तो ये कि वहां कांग्रेस के कार्यालय पर हमला हुआ, जो कहा जाता है कि बीजेपी के समर्थक तत्वों के द्वारा वो हमला प्लान किया गया था जी। और उसमें एफआईआर वगैरह भी दर्ज की गई। इतना दबाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पैदा किया, पर वो जिसको कहना चाहिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहादुरी से उसका मुकाबला किया और वो हमला एक ही जगह केंद्रित होकर रह गया। और वो हमला राहुल गांधी ने जो पार्लियामेंट में हिंदुत्व को लेकर जो बयान दिया था, वो उसके संदर्भ में था कि जो हिंदुत्व की उन्होंने उसके विरोध में जी। था। अब राहुल का वहां जाकर कार्यकर्ताओं का मॉरल को उत्साहित करना या उत्साह को बढ़ाना, उन्होंने हमले का जिस तरह से मुकाबला किया उसकी हौसला अफजाई करना, ये तो ठीक है। पर उन्होंने वहां जो दो तीन बातें कही, वो जो सभा हुई वहां जिसमें काफी लोग थे, जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। और उसमें ट्रिगर है, उसमें आपको हम्म। ट्रिगर ढूंढना पड़ेगा कि राहुल की आगे की राजनीति के तत्व उसमें जो मैं देख रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, पर मैं ढूंढना चाहता हूं उसमें हम्म। हम्म। कि क्यों वो वहां गए होंगे और उन्होंने वहां क्या कहा। हम्म। उन्होंने एक तो चीज ये कही कि अयोध्या का जो आंदोलन है आडवाणी जी के नेतृत्व में गुजरात से शुरू हुआ था, राम हम्म। अयोध्या में मंदिर का, और मोदी जी ने उसको असिस्ट किया था उस समय पूरे के पूरे आंदोलन को। और राहुल गांधी ने कहा कि वो आंदोलन पूरा फ्लॉप हो गया है, हम्म। अयोध्या का आंदोलन। अब ये अपने आप में एक बड़ा जो मुद्दा है कि एक चुनाव ने क्या पूरे के पूरे मूवमेंट को फ्लॉप कर दिया या राम मंदिर के मूवमेंट को फ्लॉप कर दिया, ये एक अलग बहस का मुद्दा है। पर उन्होंने इसके 3-4 रीजन दिए हम्म। कि भाई वहां जिन लोगों की जमीनें एक्वायर की गई, मकान उकान तोड़े गए, उनको कॉम्पनसेट नहीं किया गया, हवाई अड्डे के लिए जिन किसानों की जमीनें ली गई उनको मुआवजा नहीं मिला, और एक रीजन उन्होंने ये दिया कि अयोध्या से किसी भी आदमी को बुलाया नहीं गया राम मंदिर के इनॉग्रेशन में। जी। और ये सब कारण बने वहां विपक्ष के, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार की जीत के। और एक चीज उन्होंने ये भी कही वहां कि मोदी जी ने वहां 2-3 बार सर्वेक्षण करवाया था इलेक्शन का, वो वाराणसी के बजाय अयोध्या से लड़ना चाहते थे, पर वहां के लोगों ने, वहां जो सर्वेयर्स ने उनको कहा कि अगर आप यहाँ से लड़ेंगे तो हार जाएंगे, हाँ। तो वो फिर ड्रॉप कर दिया गया। और फिर उन्होंने, राहुल ने कहा कि वो वाराणसी से भी सिर्फ जान बचाकर भागे। अब ये तो एक मुद्दा हुआ जो उन्होंने अयोध्या का बताया। अब जो दूसरी चीज उन्होंने कही, हम्म। और वो थोड़ा सा समझ के बाहर थी, या उसमें ट्रिगर है क्या? हम्म। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ट्रिगर है क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ट्रिगर है। जी। जी। उन्होंने कहा कि हम सब लोग, पूरी की पूरी कांग्रेस अब अपनी ताकत गुजरात में लगा देंगे और बीजेपी को हराकर दिखाएंगे। अब मैं इसमें ये ढूंढ रहा हूं कि
विधानसभा के चुनाव तो अभी 4 साल बाद हैं, तो लोकसभा के चुनाव 5 साल बाद हैं। अब ये अचानक से राहुल को क्या लग गया कि यहाँ से बीजेपी को हराना है। मतलब राहुल अगर ये कहें, महाराष्ट्र में जाके कहें कि बीजेपी को हराना है तो समझ में आता है, हरियाणा में जाकर कहें कि बीजेपी को हराना है तो समझ में आता है जी, झारखंड में जाकर कहें कि बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना है तो समझ में आता है। जहाँ की चुनाव है अभी इस साल के आखिर में, पर वो गुजरात में अपने कार्यकर्ताओं को 4 साल पहले क्यों कह रहे हैं, या लोकसभा के 5 साल पहले क्यों कह रहे हैं। तो मैं उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा था। और वो ये समझ रहा था मैं कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में राहुल गांधी के मर्म पर चोट की थी, और वो मर्म ये था, 2 चीजें उन्होंने कही थी 2 अलग अलग भाषणों में। एक तो एनडीए के सांसदों के भाषण में, और एक जो लोकसभा राज्यसभा में उन्होंने कहा कि एक तो कांग्रेस को पिछले तीनों चुनाव में कुल जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली है। पहली चीज तो उन्होंने ये कही। दूसरी चीज उन्होंने और कही जो इम्पोर्टेंट थी, और वो मैं मानता हूं किसी भी संवेदनशील नेता को हर्ट कर सकती है, और जो फैक्ट भी है जिसको हम पहले भी बात कर चुके हैं पर गुजरात के संदर्भ में कर रहे हैं, कि कांग्रेस परजीवी है। अब वो परजीवी क्यों बता रहे हैं मोदी जी, कि जहां जहां 1 and 1 है बीजेपी और कांग्रेस का, वहां कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है या कांग्रेस की जीत है वो बहुत ही खराब है। मतलब जैसे जो पीएम ने गिनाए कि राज्य गिनाए, टोटल में गिना है उन्होंने, वैसे नहीं गिना। तो मैं जैसे कहूं कि मध्य प्रदेश में 1 and 1 है बीजेपी और कांग्रेस का, वहां 0 मिला बीजेपी कांग्रेस को। छत्तीसगढ़ में 1 सीट मिली जो कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई के राज्य हैं। दिल्ली में 0 सीट मिली, उत्तराखंड में 0 सीट मिली, या हिमाचल में 0 सीट मिली, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को 0 सीट मिली, या उड़ीसा में 1 सीट मिली, और गुजरात में 1 सीट मिली। तो उन्होंने कई राज्य बताए कि जहां, मतलब बहुत सारे राज्य, उसमें उन्होंने जो गिनती लगाई उसमें तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य भी गिन लिए। पर हम जो मोटे मोटे राज्य गिनते हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस की 1 and 1 है, उसमें 128 सीटों में कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिली। 3। अब मुद्दा यह है कि ये 2024 के चुनाव ने कांग्रेस को एक सैचुरेशन पॉइंट पर ला दिया, और ट्रिगर यह है कि कांग्रेस को अब आगे बढ़ना है तो उसको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात, ये जो 4 राज्य हैं जी, और उत्तराखंड भी है, हिमाचल भी है, ये इनकी जो करीबन 100 सीटें हैं उसमें 50 सीटें कम से कम जीतना पड़ेगी, और बाकी 25-50 सीटें उनको दूसरे राज्यों में जीतना पड़ेगी। मैं इसको ट्रिगर ये मानता हूं राहुल के गुजरात जाने को, कि वो अब अपनी जो पूरी ताकत है वो भाजपा और कांग्रेस के जो राज्य जहां दोनों ही दलों के बीच में मुकाबला है वहां लगाने का उनकी रणनीति में देख रहा हूं। मतलब देख रहा हूं, और वो जरूरी भी है। मतलब वो कांग्रेस के सर्वाइवल के लिहाज से और कांग्रेस के आगे के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से, और मोदी जी के इस आरोप के लिहाज से कि कांग्रेस परजीवी है और दूसरे दलों का वोट खाती है, या दूसरे दलों के वोट पर
उसका अस्तित्व है, वो एक सीरियस एलिगेशन है। और वो इसलिए सीरियस है कि वो पॉलिटिकली सरवाइव करने के लिए बहुत मतलब बहुत जरूरी है कि कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी हो। तो इस लिहाज से अगर आप देखें कि महाराष्ट्र में 13 सीटें मिल गई, या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कुछ सीटें मिल गई, तो वो उत्तर प्रदेश में 6 सीटें मिल गई, या बिहार में 3 सीटें मिल गई, ये बहुत इम्पोर्टेंट उतना नहीं है जितना कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, इनमें बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रहा। और ये अगर ठीक नहीं होता है, सुधरता नहीं है, तो कांग्रेस के लिए चुनौतियां काफी रहेंगी। तो जो मैं इनका जो राहुल गांधी के गुजरात को लेकर जो प्रोवोकेशन मान रहा हूँ, उसमें मैंने आपको कहा 2 रीजन बताए। उसमें बेसिक में मोदी जी का जो भाषण है, जिसमें उन्होंने एक ऐसे सत्य की तरफ इशारा किया जो कि हर्ट करता है, मर्म पर जाकर चोट करता है, और या कांग्रेस को आईना दिखाता है, जिसको आप दूसरे शब्दों में कहें। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का गुजरात में पुनर्जन्म इसलिए जरूरी है कि अगर राहुल गांधी बीजेपी को गुजरात में हरा देते हैं, या कमजोर कर देते हैं, या तोड़ देते हैं पूरी तरह, तो आप ये मान सकते हैं कि राहुल गांधी ने बीजेपी को या प्रधानमंत्री को पूरे देश में कमजोर कर दिया है, पूरे देश में हरा दिया है। तो मैं ये जो विजिट है राहुल गांधी की गुजरात की, इसको मैं एक अलग पर्सपेक्टिव में मैंने देखने की कोशिश की है कि जब आपकी वहां जरूरत नहीं थी, कोई कारण नहीं था, कोई चुनाव नहीं था, और एक हमला हुआ था जिसके लिए आप गए वहां और आपने हौसला अफजाई की, पर वहां जो आपने कहा कि हम अगले चुनाव में बीजेपी को हरा देंगे, और पूरा का पूरा पूरी की पूरी कांग्रेस, उन्होंने कहा, वो गुजरात में अपनी ताकत लगा दी। तो ये क्या कारण हो सकता है? मतलब क्या राहुल गांधी अब एक नए सिरे से बीजेपी के सामने या प्रधानमंत्री के सामने, प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं कि अब आप देखिएगा, मैं आपके घर में क्या करता हूँ या गुजरात में क्या करके दिखाता हूँ। और वो अगर करते हैं, और वो जिस तरह का वहाँ उनकी सभा में माहौल था, और जिस तरह का दिख रहा था, वहाँ उत्साह दिख रहा था, वो ये बताता है कि ये काफी सीरियस मामला है, और आने वाले दिनों में भी कांग्रेस का जो रिवाइवल है वो इन राज्यों में होगा जहां 2024 के चुनाव में उसका परफॉर्मेंस काफी खराब रहा है। तो मैं एक पॉइंट जो मैंने राहुल की यात्रा में ढूंढा, मैंने सोचा कि वो अपने, क्योंकि अदरवाइज राहुल की यात्रा अननोटिस चली जाती कि वो राहुल गुजरात गए और लौट आए, किसी अन्य यात्रा की तरह उसको मान लिया जाता। पर मैं उसमें कांग्रेस की और राहुल की आगे की राजनीति के को संकेत ढूंढ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि हमको इस विषय पर भी थोड़ी सी बात करना चाहिए। तो बस यही मैं पॉइंट आपके दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए रखना चाहता हूँ। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।